चलो सर, अब आप ही की बुक का एक नया टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। अब सर ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, तो सर ये समझते हैं। तो ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पहले नाम पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसके तहत हम लोग हमारी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। दो सिस्टम है इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, एक तो पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब आप मुझे बताओ, आपका कॉमन सेंस और दिमाग लगा के, कि हम किस चीज को मतलब किस चीजों से, हम किन किन चीजों से इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, कि पता लगा सकते हैं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर डेट पे इतना इन्वेंट्री है। बताइए आपके हिसाब से, मैं इन्वेंट्री को मुझे पता लगाना है, इस डेट पे मेरे पास इतना इन्वेंट्री है, तो कैसे पता लगाएंगे? नहीं नहीं, वो तो वैल्यूएशन हो गया सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल के दिन कितने रुपए का इन्वेंट्री है मेरे को जानना है। 15 मई को मेरे पास कितने रुपए का इन्वेंट्री है, कॉस्ट, नॉट नॉट वैल्यूएशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, कि मेरे पास कितने रुपए का इन्वेंट्री बचा है उस दिन पे, एंड पे गोडाउन में। वो मुझे कैसे पता लग सकता है, मैं वो जान रहा हूं आपसे। सर जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद जितना हमने परचेज किया, उसमें जितना सेल कर दिया, वो माइनस कर दो, क्या पता लग जाएगा? बची हुई इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। हेलो, तो ओपनिंग स्टॉक था एज पर रिकॉर्ड्स प्लस परचेज एज पर रिकॉर्ड्स मतलब बिल विल होंगे मेरे पास, माइनस कर देंगे सेल्स, क्या सेल्स एट सेल वैल्यू या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और क्या आ जाएगी मेरे पास एट द एंड ऑफ डेट की, जिस दिन की मैं इन्वेंट्री चाह रहा हूं उस दिन की मेरे पास इन्वेंट्री आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? रिकॉर्ड्स के हिसाब से। कैसे आएगी? कम ऑन, रिकॉर्ड्स के हिसाब से। बुकिश रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसमें क्या जोड़ लूंगा, बुकिश रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने कितने का परचेज किया, और बुकिश रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने कितने का माल बेच दिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट पे बचा हुआ स्टॉक। मतलब एक तो मैं स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकता हूं बुक रिकॉर्ड से। किससे? कम ऑन, बुक रिकॉर्ड से। बुक के रिकॉर्ड्स को देख के, कुछ समझ में आ रहा है? बुक के रिकॉर्ड्स को देख के मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं मेरे पास इतने तारीख को कितने रुपए का स्टॉक बचा है। ओपनिंग स्टॉक में क्या जोड़ दो, परचेज जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, एक पर्टिकुलर डेट की बची हुई इन्वेंट्री, बची हुई स्टॉक आ जाएगी। क्लियर कहानी? पक्की बात? अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? मेरे को बुक रिकॉर्ड नहीं जानना, मेरे को तो 30 अप्रैल के दिन मेरे पास में कितने का इन्वेंट्री बचा है, या आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, डेट क्या है आज, 15 ऑफ अप्रैल के दिन मेरे पास आज कितने रुपए की इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में रखी है, मेरे को ये जानना चाहता हूं मैं, बट मैं बुक रिकॉर्ड पे भरोसा नहीं करता। तो कैसे जानूंगा? गोडाउन में जाओ और क्या कर लो, काउंट कर लो, फिजिकल इन्वेंट्री को चेक कर लो कितने रुपए की बची है कि नहीं, समझ में आ जाएगा। तो दो तरीके से सर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो होता है सर बुक्स के हिसाब से, बुक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, जिसमें हम क्या निकालेंगे, सर जो भी मेरे पास ओपनिंग में स्टॉक था उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, परचेज ऐड कर दूंगा। कौन सी परचेज? नेट परचेज। और क्या लेस कर दूंगा, जितनी कॉस्ट का मैंने गुड सेल कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर डेट का स्टॉक आ जाएगा। कोई दिक्कत? और या फिर मैं बिलीव नहीं करता बुक रिकॉर्ड्स पे, तो कैसे मैं एक पर्टिकुलर डेट का स्टॉक निकालूंगा, उस दिन जाऊंगा गोडाउन में और एक्चुअल में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूंगा, फिजिकल काउंटिंग कर लूंगा। समझ में आया? तो फिजिकल काउंटिंग करने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। क्योंकि ये रोज नहीं किया जा सकता, ये कभी कभार किया जाएगा, रोज थोड़ा ना जाए गिनने बैठ जाएंगे। हेलो, और जो हम बुक रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन्वेंट्री की काउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर ये कभी भी किया जा सकता है, बुक्स रिकॉर्ड देखने
सर हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम्स होंगे, हैंड टू हैंड खोलेंगे पता लग जाएगा कितने रुपए का माल इन्वेंट्री के अंदर रखा हुआ है मेरे पास में एज पर दी सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलेंगे? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जहां पे बुक रिकॉर्ड्स की मदद से इन्वेंट्री को काउंट करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके इन्वेंट्री को काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्की बात? श्योर? ओके। आप एक बात बताओ, ज्यादा इजी मेथड कौन सा है? हाँ, वो आपको लग रहा है सस्ता? मैं चलो परपेचुअल इजी है, सस्ता कौन सा है? इन्वेंट्री को काउंट कर लिया, सस्ता मेथड। पर इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ेगा, बंदा बिठाना पड़ेगा। समझो आप बात को, ये महंगा मेथड है, ये महंगा है, ये सस्ता है। ये मुश्किल है, काम डिस्टर्ब होता है, ये आसान है। समझ रहे हो? इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो काम डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अब यार जिस दिन मैं इन्वेंट्री काउंट करने बैठ गया उस दिन में मेरा व्यापार तो नहीं कर पा रहा ना। हेलो, तो इसमें सर मेरा टाइम टेकिंग मेथड है फिजिकल काउंटिंग, इसमें सर टाइम नहीं लगेगा। पर ये महंगा मेथड है और ये सस्ता मेथड है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? सर एक तो समझने के लिए, दूसरी बात इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये डिफरेंस है ना, एग्जाम में यूं का यूं पूछ देते हैं 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का ये डिफरेंस आता है, और ये उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप ये प्रार्थना करना कि मई 25 में ना आए तो आप वाले में आ जाएगा, और मई 25 में आ गया तो फिर आप वाले में चांसेस कम हो जाएंगे। फिर यूं कहीं उठ के आता है। तो कुल मिलाकर देखो, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल काउंटिंग एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स। ओके सर, आगे देखते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एट अ पर्टिकुलर डेट। जिस दिन गिनने जाऊंगा उस दिन की मिलेगी ना मुझे तो। सर क्या ये रेगुलर मुझे इंफॉर्मेशन देता रहेगा, या जिस दिन गिनने जाऊंगा उस दिन की मिलेगी? सर ये तो रेगुलर देता रहेगा सर। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर खोला, मालूम चल गया, काउंट करूंगा जब मालूम चलेगा। तो ये कभी कभार देगा मुझे इंफॉर्मेशन, ये मुझे रोज देगा। समझ में आ रहा है? आगे चलो। दिस सिस्टम डिटरमाइन इन्वेंट्री एंड टेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है सर, इस सिस्टम में मैं इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? सर जितनी उस दिन इन्वेंट्री बची हुई है, रेसिडुअल है, उस दिन बची कुची इन्वेंट्री है, वैसे पता लगेगा उस दिन की बची हुई इन्वेंट्री मेरी इन्वेंट्री है। सर यहां पे क्या बची हुई इन्वेंट्री है? सर यहां पे ऐसे निकालेंगे? नहीं नहीं सर, जाके काउंट करेंगे? नहीं सर, यहां पे हम क्या करेंगे? पूरा कंप्यूट करेंगे इन्वेंट्री को। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, इसमें से जो भी मैंने गुड्स बेच दिया उसकी कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? इन्वेंट्री आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। चलें आगे, क्लियर कहानी? आगे देखना। हाँ सर। सर ये मेरे सिस्टम के, इस सिस्टम में क्या होगा? इन्वेंट्री मुझे उस दिन की मिलेगी जाके। और कैसे मिलेगी? बची कुची इन्वेंट्री कितनी है जाके गोडाउन में, क्योंकि काउंटिंग कर रहा हूं ना। यहां पे बची कुची काउंटिंग के हिसाब से निकालूंगा क्या, या फॉर्मूले से निकालूंगा? फॉर्मूले से निकालूंगा। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ जाएगी? मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। आगे देखो। हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, नाइस पॉइंट, प्लीज समझना। मेरे पास में एक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल में ओपनिंग में 100 यूनिट्स थी। कितनी थी? 100 यूनिट्स एज पर बुक रिकॉर्ड्स, एज पर बुक रिकॉर्ड्स। किसकी बात कर रहे हो अभी आप? परपेचुअल के। किसकी बात कर रहे हो? परपेचुअल के। ओपनिंग में मेरे पास में 100 यूनिट्स थी। ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2025 ले लेते हैं, अभी 15 दिन पहले 100 यूनिट्स थी मेरे पास। मैंने 15 दिनों के अंदर परचेज करी, मान लो मैंने 15 दिनों के अंदर परचेज करी 1000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स परचेज करी? 1000 यूनिट्स। मैंने 15 दिनों के अंदर 900 यूनिट बेच दी। तो मेरे पास एज पर बुक रिकॉर्ड्स 15 अप्रैल को, यानी कि आज, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए? कितनी यूनिट्स की इन्वेंट्री होनी चाहिए? 200 यूनिट्स की इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? पक्की बात है? बुक तो यही बोल रही है, रिकॉर्ड्स तो यही बोल रहे हैं, पक्की बात। अब मैं फिजिकल काउंटिंग करने गया, बुक रिकॉर्ड्स को देखा ही नहीं मैंने। फिजिकल काउंटिंग करने गया गोडाउन में, और आज 15 तारीख की शाम को मुझे मिले
190 यूनिट्स। कितने मिले? 190 यूनिट्स। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो जाके गिनता हूं, पता लग जाता है कितना यूनिट्स है, बात खत्म। आप बताओ आपका सेंस क्या कहता है, 190 यूनिट्स कैसे बचे? कितने बचने चाहिए थे बुक रिकॉर्ड के हिसाब से? 200। पर फिजिकल काउंटिंग में कितने आ रहे हैं? 190। बट मेरे पास बुक रिकॉर्ड है क्या? तो मैं अपनी क्लोजिंग स्टॉक क्या मान लूंगा? 190। जबकि एक्चुअल में मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितनी होनी चाहिए थी? 200। और 10 यूनिट जो नहीं है, इसका मतलब वो चोरी हो गए होंगे, लॉस हो गया होगा। पर मुझे क्या लॉस का पता लगेगा क्या फिजिकल काउंटिंग करूंगा तब कि एक्चुअल में लॉस हो गया? या मेरे को तो जितनी यूनिट मिलेगी उस पर विश्वास कर लूंगा कि मेरे पास 190 यूनिट ही है, जितनी यूनिट मिलेगी उस पर विश्वास कर लूंगा। मतलब मैंने लॉस ऑफ यूनिट्स को, लॉस ऑफ स्टॉक को कंसीडर किया या नहीं किया? किया ही नहीं। यहां पे तो मुझे पता ही नहीं पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा सर कि लॉस हुआ है क्या। कुछ समझ आ रहा है दीदी? अगर मैं एक्चुअल में देखूं मेरे हिसाब किताब के हिसाब से, तो मेरे पास कितनी यूनिट बचनी चाहिए थी? 200। पर मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, मैंने जाके फिजिकल काउंटिंग करी, कितनी मिली मुझे? 190 मिली। तो मैं तो क्या मान लूंगा मेरी यूनिट से कितनी होगी? 190। जबकि 10 तो गुम चुकी है, 10 तो गुम चुकी है। बट जो गुमी है उसका पता लगा मुझे फिजिकल काउंटिंग के चक्कर में, मुझे उसका पता लगा या नहीं लग पाया? नहीं लग पाया। और अगर यहीं पे मैं बुक रिकॉर्ड रखता तो जो चोरी हुई उसका पता लग जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या बोलता है ये, कि फिजिकल काउंटिंग आप करोगे ना तो आपको चोरी का पता नहीं लग पाएगा। आपको तो ये लगेगा वो भी बिक गया होगा, आपको तो क्या लगेगा कि वो 10 यूनिट जो चोरी हुआ है वो भी बिक गया होगा। हेलो, उस चोरी का पता आपको लग नहीं पाएगा। समझो आप बात, ये चोरी होने के बाद का स्टॉक है, ये चोरी होने के बाद का स्टॉक है। क्या बोल रहा है देखो, बोला इन्वेंट्री जो भी आपके पास बची है ना, आप तो ये मान लोगे साहब कि यही बची है और बाकी सारी बेच दी मैंने, बाकी सारी बेच दी मैंने, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पा रहा चोरी कितनी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही यहां पे क्या इंक्लूड हो गया? इन्वेंट्री ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। हम तो ये मान लिए यहां पे साहब कि भाई 100 यूनिट लाए थे, 1000 और परचेज कर ली, एक्चुअल में तो कितनी बिकी थी? 900। हम तो ये मानेंगे एक्चुअल में कितनी बिक गई? 900 या 910? 910 मान लेंगे, तो हमारे पास बच कितनी गई? 190। यही मान रहा हूं मैं यहाँ पे, तो और क्या मान रहा हूं? मैं तो ये मान रहा हूं बिक गया होगा, जो बचा है वही बचा है मेरे पास तो। पर एक्चुअल में देखा जाए बुक रिकॉर्ड तो मुझे बता देगा ना सारी कहानी कि एक्चुअल में तेरे को बचना कितना चाहिए मेरे भाई? 200 यूनिट। और 10 यूनिट क्या हो गया होगा? बिक गया होगा। सॉरी, 10 यूनिट क्या हो गया होगा? लॉस हो गया होगा। 200 यूनिट बचा और 10 यूनिट क्या होगा? लॉस हो गया होगा। तो लॉस के बारे में कौन बताता है बोल के? बुक रिकॉर्ड्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और लॉस के बारे में कौन नहीं बताता? पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। लॉस यहां पे तो हम क्या मान लेते हैं कि बिक गया होगा, पर यहां पे ऐसा नहीं मानते। यहां पे तो मुझे पता है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री बचनी चाहिए थी और कितनी बची है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात? हेलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही ये तो लॉस मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं वो भी बिक गया होगा, बात खत्म। और यहां पे भैया ऐसा नहीं है सर, यहां पे क्या बोलते हैं कि लॉस का मुझे पता चल जाएगा, लॉस का मुझे पता चल जाएगा और वो एज अनसोल्ड गुड्स में काउंट हो जाएगा। मान लो इस वाले केस में मेरे पास बचना चाहिए था 200 और मेरे पास बचा 190। तो मैं जो 10 यूनिट मेरे जो लॉस हुए वो मैं किस में काउंट कर रहा हूं? क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट कर रहा हूं या सेल में काउंट कर रहा हूं? क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट कर रहा हूं या सेल में काउंट कर रहा हूं? एक बार के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट कर रहा हूं। और यहां पे जो 10 यूनिट चोरी हो गए वो मैं किस में काउंट कर रहा हूं? सेल में। कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो, पक्की बात? ये समझना बात, तो डिफरेंस ऐसे रट नहीं जाएंगे, समझोगे तो रटने में बहुत आसानी हो जाती है। हेलो, तो क्या बोल रहा है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी में ही आपने लॉस को मान लिया यहां पे। और इस केस में लॉस किस में माना आपने? क्लोजिंग इन्वेंट्री में। इसमें किसमें माना? कमॉन, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। समझ में आ रहा है? पक्की बात? क्योंकि यहां फिजिकल इन्वेंट्री तो करी नहीं आपने, यहां पे तो आपको क्या पता 200 ही बचा है, जबकि एक्चुअल में कितना बचा है? 190। तो वो 10 आप किस में काउंट कर रहे हो? क्लोजिंग इन्वेंट्री में। यहां पे तो आपने फिजिकल इन्वेंट्री करी, कितना बचा आपके पास? 190। तो वो 10 का लॉस हुआ वो किस में काउंट कर रहे हो आप? सेल में। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की बात? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, आईसीआई को बहुत अच्छा लगता है ये मान के चलना एग्जाम में आ सकता है
ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको, आगे देखो। क्या काउंटिंग करते रहूंगा क्या मैं? तो चोरियों का पता लगाना बहुत इजी है कि इस मेथड में काउंटिंग कर करके रोज काउंटिंग करूं जाके, रोज काउंटिंग करूं कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री बच गया है, कम तो नहीं बच गया है, मुझे और ऑर्डर कर देना चाहिए क्या, रीऑर्डर लेवल कब का आ गया है, कितना ऑर्डर क्वांटिटी करना चाहिए। मैं रोज थोड़ा ना काउंट करूंगा यार। इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल इन दिस मैथड। यू कैन नॉट कंट्रोल द इन्वेंट्री, यू कैन नॉट कंट्रोल द थेफ्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल द रीऑर्डर लेवल्स। पता नहीं पड़ेगा आपको उसका, मुश्किल है। इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है यहां पे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मैं कर ही सकता हूं सिस्टम के हिसाब से। सस्ता कौन सा है? आंख जाओ, आंखों से जो दिख रहा है गिन लो, बात खत्म। बहुत ही बढ़िया, कोई सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है एकदम, सिंपल है। और पैसे लगे क्या? पैसे लगेगा? नहीं लगेगा। काउंटिंग वाउंटिंग करी, बात खत्म। सर इसमें तो पैसे बहुत लग जाते हैं सर। हेलो, इसमें तो पैसे लग जाते हैं, सिस्टम बनाना पड़ेगा, रोज आपको इन्वेंट्री चढ़ानी पड़ेगी, वो स्कैन कोड क्यूआर कोड को स्कैन कर करके। ये डीमार्ट वाले नहीं करते क्या? ये कौन सिस्टम मेंटेन करते हैं? फिजिकल मतलब पीरियडिक या परपेचुअल? परपेचुअल। यार इनके लिए पॉसिबल है क्या? इतने इन्वेंट्री है, जाके गिनेंगे क्या रोज जा जाके? सिस्टम रखते हैं तो भाई साहब स्कैन करते हैं, डालते हैं, पता लग जाता है इनको कितना माल बचा है, कितना माल नहीं बचा है कि नहीं? और कभी कभार साल में एक बार दो बार जाके ये गिन लेते होंगे कि जो सिस्टम बोल रहा है वही है क्या। क्योंकि कई लोग क्या है, बड़े बदमाश होते हैं। डीमार्ट में गए आप, अब वहां से ला तो बाहर नहीं पाओगे आप चोरी करके सामान, तो कई लोग क्या करते हैं, वहीं कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ हाँ, कितनी बार वीडियोस वायरल होती है इंस्टाग्राम। अब जूस पीना है, बाहर लाके पी नहीं सकते, पैसे है नहीं, अंदर ही पी लिया, वो अंदर रख दी बोतल, बाहर आ गए। अब वो तो पेट में आ गया, पेट में तो बोलेगा नहीं स्कैन, समझो आप। हाँ हाँ। और भाई साहब हम मैं अहमदाबाद में पढ़ता था, हम जिस पीजी में रहते थे ना, तो वहां पे हमारे साथ में थे रूममेट्स। तो वो क्या करते थे, बिग बाजार था, बिग बाजार पास में हमारे उस समय, नवरंगपुरा में रहते थे हम लोग। तो बिग बाजार में क्या करते थे, मेरे को तो बहुत बाद में पता लगा ये ऐसा करते हैं हरकतें। जाते थे बिग बाजार के अंदर, महंगी महंगी चॉकलेटें खोली, वहीं खा ली, एसी की हवा ली, और बाहर चॉकलेट अंदर ही खा ली। अब एक दो बार तीन बार उन्होंने कर लिया भाई, ठीक है। फिर अब रूम पार्ट भाई, रूममेट्स होते हैं तो अब कई बार साथ में जाते ही हैं। अब हमको क्या पता वो किस देश के हैं, मतलब देश तो चलो सेम है, किस किस राज्य के हैं, कहाँ के हैं, क्या पता भाई। हम तो हमारे रूम पीजी में रहते थे। तो भाई एक दिन ले गए, चलो जी घूमने चलते हैं। मैं ही लेके गया था, इनफैक्ट मेरा बर्थडे था 24 जुलाई 2013 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस दिन हम गए, मैंने मूवी में दिखा दी, मेरे को बोलते हैं लो आओ जी, डी उसमें चलते हैं बिग बाजार में, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने में, चलो जी। तो अब अंदर गए, हरकत चालू, फाड़ना खाना। मैं कहा क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं तू भी खा, कोई टेंशन नहीं, मैं पागल है क्या, मैं नहीं खाऊंगा। मैं हम तो बाहर आ गए, मैंने कहा भाई तुम कर लो, हम जा रहे हैं हमारे। अब और क्या, जो गलत काम कर रहा है उसको तो क्या समझो, अपने बाहर चलो, और क्या। मैं बाहर आ गए। अब भाई साहब उनको उस दिन किस्मत ऐसी खराब थी, उनको पकड़ लिया अंदर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा, पकड़ लिया, अब बिठा लिया उनको वहीं पे ही। बोले कहाँ के हो, यहाँ हो वहाँ हो। तो लकीली अपने स्टेट के तो नहीं थे, तो बोले इस स्टेट से हो और ऐसे करते हो आप हरकतें, ऐसे वैसे। फिर हम बाद में गए, हमको बाद में पता लगा, मैं कहा ऐसी हरकतें, पता तो लग ही गया था पर पकड़ में आ गए। तो बोले तुम इनके साथ हो गया, मैंने कहा साथ तो हैं साहब, बट बोले ये ऐसी हरकत करते तुम भी। मैं कहा सर अब ये तो आप बताओ इनको फिर क्या करना है, पैसे लो इनसे, और क्या है। फिर बाद में बोले नहीं चलो कोई बात नहीं, पैसे की तो बात नहीं है, बट आप ये सब मत किया करो। फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब बताओ। तो चोरियां होती है, छोटी मोटी चोरियों को बोलते हैं पिलफरेज। क्या बोलते हैं? पिलफरेज। और पिलफरेज का पता रोज आप काउंटिंग करके पता नहीं लगा सकते, कभी कभार ही काउंट कर सकता है। डीमार्ट वाले के लिए रोज पॉसिबल है क्या? वो काउंटिंग में लग जाएगा तो 5 आदमी तो काउंटिंग में लगाने पड़ेंगे रोज उसको। 5 आदमी की तनख्वाह तो रोज बेटा काउंटिंग कर चल, शाम तक कितना बचा। अच्छा कितनी बार काउंट करेगा सुबह से लेके शाम तक? क्या 3 बार काउंट करेगा या बस एक बार ही काउंट कर पाएगा? एक ही बार कर पाएगा, तो ही पागल हो जाएगा वो, है कि नहीं है? तो सर वो लोग क्या मेंटेन करते होंगे इन्वेंट्री सिस्टम के लिए? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करते होंगे। पर ये बड़ा कॉस्टली तो होता है, स्कैन स्कैन करना पड़ता है, उसके लिए बंदा तो रखना ही पड़ता है। इसमें तो क्या गिन लो आप, जाजुआ की गिन लो बा, ठीक है। पर इसमें चोरियां होती है, पता नहीं लगा पाओगे आप, टाइम कंज्यूमिंग है। तो पीरियडिक सिस्टम रिक्वायर, जो भाई ने बोला टाइम कंज्यूमिंग होती है ये, मतलब आपको इन्वेंट्री गिनने के लिए आपके बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा।
और यहां पे बिजनेस को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देगा कितनी इन्वेंट्री बची है। समझ में आ गया? अब एक चीज सुनना, क्या प्रैक्टिकली जो लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते होंगे तो क्या वो कभी भी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते क्या, या कर सकते हैं? फिजिकल काउंटिंग नहीं कर सकते क्या, या कर सकते हैं? कर सकते हैं, करनी भी चाहिए कि जो उनका सिस्टम बोल रहा है उतनी इन्वेंट्री है कि भी नहीं। पर क्या ये रोज करते होंगे या कभी कभार, साल में एक दो बार चार बार, जब उनकी ऑडिट होती होगी? क्या होती होगी? ऑडिट होती होगी। जब उनको वेरीफाई करने के लिए लोग आते होंगे, डीमार्ट की बाहर से टीम आएगी बॉम्बे से मान लो, वो आके चेक करेगी, बोलेगी साहब इन्वेंट्री में तो आपकी सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क 20 दिख रही है सिस्टम में तो, और जब हमने जाके देखी काउंटर में वहां तो 18 ही है, दो कहां गई? फिर लोगों से पूछेंगे, फिर वो कैमरे चेक करेंगे, मालूम चलेगा चोरियां हुई है या कुछ और हुआ है, या क्या पता स्टाफ ने जेब में डाल ली हो। कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, किसका भरोसा? समझ रहे हो आप? तो जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता है वो भी कई बार, हाँ वो भी कई बार ये वाला सिस्टम भी फॉलो कर देता है। दीदी बोली ये वाला, तो वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो जो करता है वो भी कई बार ये वाला यानी कि पीरियडिक सिस्टम भी फॉलो कर लेता है। समझ में आ रहा है? पक्की बात। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम या फिर पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम दोनों एक ही होते हैं। अब सर हमारे वाले चैप्टर में जो आपने ये सर अभी हमारे को थोड़ा सा टॉपिक लिखवाया इन्वेंट्री टेकिंग, ये हमारे वाले चैप्टर में कौन सा इन्वेंट्री टेकिंग का अपने पास मेथड या इन्वॉल्व है? तो सर वो परपेचुअल नहीं है सर, वो क्या है? पीरियडिक है और परपेचुअल का मिक्सचर है। आपके पास बुक रिकॉर्ड्स भी है और आप फिजिकली उसको वेरीफाई भी करना चाहते हो, आप उसको फिजिकली वेरीफाई भी करना चाहते हो। बोलो क्लियर, कहानी सेट है? हाँ सर, हाँ वही वही परपेचुअली हो गया। बट परपेचुअल में कई बार हम लोग लास्ट में ईयर एंड पे तो एक बार कम से कम जाके काउंटिंग करेंगे ना, तो परपेचुअल प्लस साथ में फिजिकल इन्वेंट्री जाए काउंटिंग आप करना चाहते हो। क्लियर है? सेट है? अब समझते हैं, हमारे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री टेकिंग, जिसके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो मैं आ जाता हूं सर यहाँ इन्वेंट्री टेकिंग पे। आपको पता लग गया दो मेथड होते हैं, पीरियडिक जहां पे काउंट करते हैं, परपेचुअल जहां पे सिस्टम अपने आप काउंट करता है। अब मेरे पास परपेचुअल सिस्टम है, पर मैं साल के एंड पे तो जाके एक्चुअल में फिजिकल काउंट करूंगा ना, एक दिन तो जाके काउंट करूंगा ना कि साल के एंड पे जो मेरा सिस्टम बोल रहा है उतनी ही फिजिकल इन्वेंट्री है कि नहीं है। चेक तो करूंगा, चेक करूंगा। बट एक बात बताओ, क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल हो पाएगा क्या कि मैं फिजिकल इन्वेंट्री लेने गया साल के एंड पे, मैं साल के एंड पे यानी कि 31 मार्च ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजर, मैं 31 मार्च को फ्री भी हूं, मैं उस दिन इन्वेंट्री काउंट कर भी पाऊंगा, सारा कैलकुलेशन हो भी पाएगा? क्या ऐसा संभव हो पाता है क्या कि साल के एंड पे मैं इन्वेंट्री टेकिंग करने गया, इस दिन की मुझे इन्वेंट्री चाहिए, मुझे साल के एंड के दिन की इन्वेंट्री चाहिए, और मैं साल के एंड पे गया, उस दिन मैंने इन्वेंट्री काउंट कर ली? क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या हमेशा? नहीं सर। कई बार हो सकता है कि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हूं, मैं मान लो बाहर गया हुआ हूं, मेरे स्टाफ भी नहीं है, या मान लो उस दिन पब्लिक हॉलीडे है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को काउंट कर पाऊंगा? जरूरी है क्या ऐसा हमेशा? जरूरी नहीं है। और यार 31 मार्च को ना बहुत और भी काम होते हैं, क्लोजिंग ऑफ द ईयर होता है, तो क्लोजिंग ऑफ द ईयर में बैठ के क्या अपन इन्वेंट्री काउंट करने बैठेंगे या और दूसरे काम करेंगे? और दूसरे काम करेंगे, ट्रांजेक्शन्स की देखेंगे है कि नहीं, सिस्टम्स को सेट करेंगे, तो उस दिन ये काम थोड़ी ना करेंगे। तो जनरली क्या होता होगा कि इन्वेंट्री टेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जो मेरी बुक रिकॉर्ड्स बोल रही है और फिजिकली वो वेरीफाई हो रही है क्या, वो मैं चेक करना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए मैं ईयर एंड पे जाके ही काउंट कर पाऊंगा क्या हमेशा? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो फिर कब करूंगा सर? कई बार ईयर एंड के पहले कर लूंगा, 10-15 दिन पहले, कई बार ईयर एंड के पहले जाके फिजिकल काउंट कर लूंगा, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, या फिर कई बार ईयर एंड के बाद में एक्चुअल में जाके फिजिकल काउंट कर लूंगा 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद। पर अब आप बोलोगे सर, अगर फॉर एग्जाम्पल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास बुक रिकॉर्ड सारे बने हुए हैं, ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 को, ठीक है। अच्छा, मेरा सिस्टम तो मुझे स्टॉक बता ही देगा ना क्या है, मेरा सिस्टम तो मुझे स्टॉक कितना है वो बता ही देगा ना। यस सर। बट मेरे को वेरीफाई करना है, बट मेरे को वेरीफाई करना है।
तो मैं फिजिकल काउंट करना चाहता हूं, बट इस बार संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि भाई 31 मार्च के अराउंड तो हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहेंगे और हमारी टीम भी काम उस दिन करेगी नहीं, छुट्टी है। तो एक काम करते हैं यार, थोड़े दिन पहले फिजिकल काउंटिंग कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिकल काउंटिंग कब करी, इन्वेंट्री की टेकिंग कब करी सर, 10 मार्च 2025 को, ईयर एंड से कितने दिन पहले, 21 दिन पहले काउंट कर ली, पहले काउंट कर ली। अब एक बात बताओ, मुझे इन्वेंट्री किस दिन की चाहिए, इन्वेंट्री किस दिन की चाहिए, पर मैंने काउंट कब कर ली, 31 मार्च, मुझे तो उस दिन की चाहिए। अब कैसे निकालो, इस दिन की इन्वेंट्री कैसे निकालूं, अगर मेरे पास इस दिन की काउंटेड इन्वेंट्री आ गई तो अगले 21 दिन में होने वाली परचेज को ऐड कर दूं, अगले 21 दिन में होने वाली सेल्स को लेस कर दूं, या सेल्स की कॉस्ट को लेस कर दूं, सेल्स की कॉस्ट को लेस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2025 के दिन का क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सर इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, बट ईयर एंड पे करना हमेशा संभव नहीं है, तो या तो उससे पहले करेंगे या उससे बाद में। बट अगर उससे पहले भी कर लिया तो इन्वेंट्री तो किस दिन की चाहिए, ईयर एंड की, और अगर उसके बाद में भी कर लिया तो भी इन्वेंट्री किस दिन की चाहिए, ईयर एंड की। तो अगर मैंने पहले इन्वेंट्री को काउंट किया और मुझे ईयर एंड की इन्वेंट्री चाहिए, तो जिस दिन मैंने इन्वेंट्री काउंट किया उस दिन का जो स्टॉक था वो ले लो, उसके बाद बचे हुए 21 दिन में जो परचेज किया वो ऐड कर दो, और बचे हुए 21 दिन में जो गुड्स सेल करे उसकी कॉस्ट को लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, ईयर एंड का स्टॉक। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्की बात इसमें। वो तो बेटा फिर बुक रिकॉर्ड से मालूम चलेगा ना। मतलब अच्छा आप कह रहे हो कि ये बाद में जो परचेज होगी वो इस दिन, क्या पता, इस दिन नहीं, इस दिन तो मुझे 10 मार्च के पता है ना दीदी। अब मैं 31 मार्च पे पहुंच गया, कब पहुंच गया मैं, 31 मार्च पे आ गया। अब मुझे इस दिन का स्टॉक चाहिए, मेरे पास किस दिन का स्टॉक है, 10 मार्च का। 21 दिन की परचेज भी पता है मेरे को कितनी करी मैंने, 21 दिन की मेरे पास में सेल कितनी करी उसकी कॉस्ट भी पता होगी मेरे को। तो 10 मार्च के स्टॉक में 21 दिन का परचेज ऐड कर दूंगा, 21 दिन की सेल्स की कॉस्ट को लेस कर दूंगा, तो अब तो आ जाएगा दीदी। तो अब मेरे पास आ जाएगा 31 मार्च 25 का स्टॉक। समझ में आ रहा है, क्लियर कहानी, पक्की बात, श्योर। ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, केस 1, इन्वेंट्री टेकिंग बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, सर जिस दिन मैंने एक्चुअल में इन्वेंट्री टेकिंग करी उसके बाद के पीरियड की परचेज भी ऐड कर दूंगा उसमें, उसके बाद की सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 31 मार्च 25 का ईयर एंड के दिन का स्टॉक मेरे पास में आ जाएगा। क्लियर कहानी, पक्की बात, श्योर है, कोई डाउट। अब इसके लिए हमने एग्जाम्पल बनाए हैं। हमने जी इन्वेंट्री काउंट करी 10 मार्च के दिन, मेरे पास में सर 10 मार्च के दिन 10 लाख का स्टॉक आ गया। कितने का आ गया, 10 लाख का स्टॉक आ गया। मुझे तो किस दिन का चाहिए, 31 मार्च का। अब क्या करूं, अगले 21 दिन में होने वाली परचेजेज या नेट परचेजेज, नेट परचेज को ऐड कर दूं। अच्छा परचेज कितनी करी मैंने अगले 21 दिन के अंदर, 250, 2,50,000, रिटर्न कितनी आई, 20,000। तो नेट परचेज कितनी हुई, कमॉन, नेट परचेज कितनी हुई, नेट परचेज 2,30,000, तो वो ऐड कर दूं। अब अगले 21 दिन में नेट सेल्स कितनी आ रही है, नेट सेल्स, नेट सेल्स 4,50,000, तो वो लेस कर दूं, नेट सेल्स को लेस कर दूं, नेट सेल को लेस कर दूं। अरे सर नेट सेल्स को लेस नहीं करना है, उस सेल्स की कॉस्ट को लेस करना है कि कितनी कॉस्ट का माल बेचा, कितनी कॉस्ट का माल बेचा।
तो नेट सेल्स अगर मेरे पास में है और मुझे कॉस्ट निकालना है, तो सेल्स में से क्या माइनस कर दूं कि कॉस्ट आ जाए? प्रॉफिट। नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए? ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? 11 क्लास, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये मेरे पास में सर नेट सेल्स दी हुई है, 4,50,000। अब सुनना बच्चों, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, प्लीज चेक करना सर। हेलो सर प्लीज। नेट सेल्स में से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा अगर मैं, तो जितने रुपए का मैंने गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट आ जाएगी, जितने गुड्स बेचे उसकी सेल प्राइस ऊपर दी हुई है। क्या माइनस कर देंगे? सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे इस एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50%। कितना दिया हुआ है? 50%। तो सर 50% दिया हुआ है, ठीक है। तो 4,50,000 का 50% बताओ कितना होता है? हाँ, 2,25,000। तो बताओ कॉस्ट कितनी आ गई? जिन्होंने ये आंसर बोला है ना, आप बहुत भयंकर नींदों में हो, आप बहुत भयंकर नींदों में हो। क्योंकि आपको जो ये 50% दिया था ना, 50%, ये प्रॉफिट किसका दिया हुआ था आपको? कॉस्ट का। और मैंने किस पे अप्लाई कर दिया? सेल्स पे। तो ये तो हो ही नहीं सकता सर। तो या तो मुझे क्वेश्चन क्या देता? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, तो ही तो मैं सेल्स पे अप्लाई करता। हेलो, समझ में आ रहा है? ये पढ़ा होगा ना 11th 12th में, कहीं तो पढ़ा होगा ये सब कि हाँ यार ऐसा होता है। हेलो, तो कैसे निकालेंगे? सर मुझे देखो, मुझे कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लूंगा। कॉस्ट को मैं क्या अज्यूम कर लूंगा? कि मान लो मेरी कॉस्ट 100 रुपए है, ठीक है। अच्छा, मुझे कॉस्ट का कितना प्रॉफिट दे रखा है? 50% मुझे कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में मुझे 50% कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है। कॉस्ट कितनी है? 100। इसका 50% कितना हुआ? 50। तो मेरी सेल प्राइस कितनी आ गई? 150। कॉस्ट में तो प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ही सेल प्राइस आएगी, और सेल में प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉस्ट आएगी। ये तो बिल्कुल बचपन के 6th क्लास के कॉन्सेप्ट है सर, 5th 6th क्लास के कॉन्सेप्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है? प्रॉफिट तो मुझे 50 ही हुआ है, कॉस्ट का कितना परसेंट है? ये 50% दिया हुआ था। अब प्रॉफिट तो मुझे 50 ही हुआ है, ये सेल्स कितना परसेंट है वो निकालना है। तो प्रॉफिट कितना? 50। सेल्स का कितना परसेंट है ये निकालना है, तो डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। बताओ कितना आ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स 33.33% आ रहा है, 1/3। अरे 50 डिवाइड बाय 150, 1/3 हो गया ना। 1/3 मतलब 33.33%। क्लियर कहानी? इतनी माथाफोड़ी करनी क्यों पड़ी मेरे को? क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है वो दिया हुआ था, पर मुझे जरूरत किसकी है? सेल्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट है वो निकालने की। इसलिए मेरे को ये सब पंचायतियां यहां पे करनी पड़ी। समझ में आ गया? तो मेरे पास में नेट सेल्स दी हुई है। अब की बार जीपी मेरे पास में सेल्स का भी आ गया। कितना परसेंट सेल्स का जीपी आ गया? कम बताइए, कितना परसेंट सेल्स का जीपी आ गया? 33.33%, यानी कि 1/3। तो बताओ अब की बार करेक्ट जीपी कितना हुआ? 1,50,000 राउंड ऑफ के अंदर। और अब मेरा बताओ एग्जैक्ट कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है? 3 लाख। ये सब क्यों करना पड़ा मालूम है क्या? मुझे सेल्स दी हुई थी, तो सेल्स पे कितना प्रॉफिट होता है वही रेट चाहिए था। मुझे प्रॉफिट का रेट किस पे दिया हुआ था? कॉस्ट पे। तो मैंने कॉस्ट को 100 माना और इसकी मदद से क्या निकाल लिया? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स।
और उसके बाद वो अप्लाई करके माइनस किया जीपी और आ गया 3 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर कहानी। अब आगे आ जाओ वापस देखो, मेरे पास में 10 लाख का स्टॉक आया था 10th ऑफ मार्च को, मैंने नेट में 2,30,000 के गुड्स परचेज कर दिए और मैंने कितनी कॉस्ट के गुड्स सेल कर दिए, कितनी कॉस्ट के गुड्स सेल कर दिए, 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स सेल कर दिए। तो बताओ मेरे पास में इस दिन कितना स्टॉक बचना चाहिए, कम ऑन। 9,30,000। ये क्या आ गया, स्टॉक किस दिन का, ईयर एंड का। आया कि नहीं आया, पक्की बात। बट अपन इसको इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेंगे, बेटर प्रेजेंटेशन होती है हमेशा स्टेटमेंट फॉर्मेट में। एग्जाम में भी आपसे वो स्टेटमेंट फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन ही चाहेगा। तो आ जाओ इसको लिखते हैं, समझ में तो आ गया पक्की बात। तो मैं इसमें एक बात आपके यहां पे एक और ऐड कर देता हूं, ग्रॉस आप भी ऐड कर दो, प्रॉफिट परसेंटेज। सो इट इज नाउ 33.33% ऑन सेल्स। सर ये कैसे निकाली मैंने, तो ये भी आप यहां पे एक बार लिख लो कि सर मुझे तो कॉस्ट पे दी हुई थी ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो कॉस्ट को मैं क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। जिस पे भी परसेंटेज दी होती है ना उसको 100 मान लो आप। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आ गया, 50% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मेरी अगर 100 है तो इसका 50% जो हो गया 50 रुपीज। तो मेरा सेल प्राइस कितना आ गया यहां पे, 150। और अगर सेल प्राइस 150 है और प्रॉफिट तो 50 ही है, तो ये प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का, वही तो निकालना है। तो 50 अपॉन 150 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 33.33, 33.33%। ये भी आप लिख लेना बच्चों। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम किस डेट की इन्वेंट्री से स्टार्ट करेंगे, किस डेट की इन्वेंट्री से स्टार्ट करेंगे हम, ऑन इन्वेंट्री एज ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2025, सॉरी 10th ऑफ मार्च 2025। मार्च के दिन मेरे पास इन्वेंट्री कितनी थी, तो बोले सर 10 लाख की थी। इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, परचेज या नेट परचेज, नेट परचेजेस। कहां से कहां तक, फ्रॉम 10th ऑफ मार्च टू 31st मार्च की परचेज। तो सर मेरी टोटल परचेज कितनी थी, टोटल परचेज कितनी थी, ग्रॉस परचेज कम ऑन, $2,50,000 की थी। इसमें से क्या लेस कर देंगे, $20,000 का था, कितना आ गया, 2,30,000। ये माइनस कर दिया, कोई दिक्कत, सर ऐड करेंगे सर, माइनस भी करेंगे, बेच छोड़ना है सर, प्लस खर्चेज परचेज किया है। आगे देखो खानी साइड है ना, ऐड करेंगे माइनस भी करेंगे, परचेज किया ऐड होएगा ना, आगे जाना है ऐड होएगा। अब क्या लेस करेंगे बताइए बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहां से कहां तक के, फ्रॉम 10th मार्च 25 टू 31st मार्च 25। तो बताओ जी मेरी नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स कम ऑन, नेट सेल्स कितनी है, 5 लाख माइनस 50,000। कितनी आई वो, 4,50,000। तो क्या ये लेस करना है क्या, या इसकी कॉस्ट लेस करनी है, इसकी कॉस्ट लेस करनी है। और नेट सेल्स को कॉस्ट पे लाने के लिए इस नेट सेल्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा,
जीपी माइनस करना पड़ेगा। और कितना परसेंट सेल्स पे प्रॉफिट कमाया है मैंने? 33.33। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो इस नेट सेल में से पहले तो क्या लेस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो 4.5 लाख पे कितना परसेंट जीपी कमाया मैंने? सर कॉस्ट पे तो मैंने 50% कमाया, पर सेल्स में मैंने 33.33% कमाया। तो इट कम्स टू 1,50,000। तो बताइए टोटल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बच्चों? 3 लाख। मतलब 3 लाख की कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया, तो उसको हटा दो। अब बताओ मेरे पास में ईयर एंड पे कितना इन्वेंट्री बचना चाहिए बच्चों? 9,30,000। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025। ये हो गया केस 1। ढंग से लिख लेना प्लीज इसको फटाफट से, फिर आगे चलते हैं केस 2 में। समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? ओके जी, चलें आगे। तो आप सर साथ साथ में लिखना चाहिए था आपको। चलो लिखो फटाफट, लिखो, कम ऑन, लिखो लिखो फास्ट। ओके गाइस, अब चलते हैं हम लोग इसके केस 2 में। सर केस 1 में हमने पढ़ा कि ईयर एंड पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इन्वेंट्री को काउंट कर पाऊं, तो मैंने ईयर एंड के पहले कर दिया, फिर उसमें परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट करके क्लोजिंग डेट की इन्वेंट्री निकाल ली। अब केस 2 में मेरे लिए ईयर एंड पे काउंट करना पॉसिबल नहीं था, मैं ईयर एंड के पहले भी काउंट नहीं कर पाया। इस बार मैंने इन्वेंट्री की काउंटिंग, इन्वेंट्री की टेकिंग कब करी? ईयर एंड के बाद। कब करी कमॉन? ईयर एंड के बाद। ये ईयर एंड यहां हो गया, इसके बाद मैंने काउंटिंग करी। और काउंटिंग कब करी मैंने? मान लेते हैं 15 अप्रैल को। कब करी कमॉन? 15 अप्रैल को मैंने काउंट करी। 15 अप्रैल का स्टॉक आ गया, पर मुझे तो स्टॉक किस डेट का चाहिए? मुझे तो स्टॉक किस डेट का चाहिए? 31 मार्च का। पर स्टॉक तो इस डेट का आ गया। अब एक बार के लिए समझते हैं, अगर यहां का स्टॉक मेरे पास होता 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 यहां का स्टॉक मेरे पास में अगर होता और मुझे 15 अप्रैल का स्टॉक निकालना पड़ता, तो मैं अगले 15 दिन की परचेज ऐड कर देता। यही करा अभी थोड़ी देर पहले। 15 दिन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देता, तो कहां पहुंच जाता? 15 अप्रैल के स्टॉक पे पहुंच जाता, अगर मुझे आगे जाना होता तो। अब की बार मुझे आगे जाना है या पीछे आना है? हेलो? तो मुझे, मेरे पास में ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा क्वेश्चन के अंदर, परचेज भी होगा, और क्या निकालना पड़ेगा? ये स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन दी हुई है आपको, बताओ ये स्टॉक कैसे निकालें? स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल माइनस परचेज और प्लस सीओजीएस। अरे बेसिक कॉमन सेंस। क्या आ जाएगा? ईयर एंड का स्टॉक आ जाएगा। इसमें क्या समझ में आया? इस बार उल्टा कर देंगे। इस बार परचेज को ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेस करेंगे। इस बार सेल्स को, सेल्स की कॉस्ट को लेस नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। उल्टा आना है ना? समझ में आ रहा है? पक्की बात? श्योर? ओके, आगे देखो। तो इसके लिए अभी आपके लिए हमने एग्जाम्पल बना रखा है।
इन्वेंट्री टेकिंग ऑन 15 अप्रैल 2025 को जब मैंने काउंट करी तो उस दिन मेरी इन्वेंट्री आ गई 1 लाख। उसके बाद इन 15 दिनों के मेरे पास में ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, परचेज दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। इस बार एक तो आराम है कि ये जीपी किस पे दे रखा है, मेरे सेल्स पे, तो इस बार मेरे को वो पंचायतियां अलग से जाके नहीं करनी पड़ेगी, बच गया टाइम अपना। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है किस दिन, 31 मार्च 25 के दिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ शुरुआत किससे करें, शुरुआत किससे करें, स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल से। आ जाओ लिखते हैं, कम ऑन, इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल 2025। कितना दिया हुआ, कम ऑन बताएंगे, 1 लाख दिया है। हाँ, तो परचेज ऐड कर दूं या लेस करूं? सर ऐड वेड मत कर देना, लेस करो, रिवर्स आना है, लेस कर देते हैं। परचेज या नेट परचेज? नेट परचेज लेस करना है, पर यहां तो सर परचेज ही दी हुई है तो कोई बात नहीं, तो नेट परचेजेस लेस कर देंगे। कितना है जी, 10,068, वो लेस कर दिया मैंने। अच्छा, सेल्स को ऐड कर दूं या लेस कर दूं? सर सेल्स को कुछ भी नहीं करना सर, होश में रहो, सेल्स का कुछ भी नहीं होगा। सेल्स ना ऐड होगा ना लेस होगा, तो क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने क्या पूछा था, सेल्स ऐड कर दूं या लेस कर दूं? बोला ऐड कर दो। सेल्स को थोड़ा ना ऐड करना है, सेल्स की कॉस्ट को ऐड करना है, समझ में आ गया? तो मैं पहले सेल्स की कॉस्ट निकालूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 25 से लेकर 15 अप्रैल 25 तक का जो सेल्स किया उसकी कॉस्ट लेस करनी। और ये नेट परचेज में मैंने कहां से कहां तक ऐड करी, 1 अप्रैल 25 से लेकर 15 अप्रैल 25 तक की मैंने नेट परचेज लेस कर दी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, तो नेट सेल्स, नेट सेल्स कितनी दी हुई है पहले तो ये बताओ, 82,000 माइनस 2,000 कितना हो गया, 80,000 की नेट सेल्स। पर क्या नेट सेल्स ऐड होगी? नहीं सर, सीओजीएस ऐड होगा। तो नेट सेल्स में से अभी क्या माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स का कितना परसेंट जीपी दिया हुआ है, डायरेक्ट 20%। तो जीपी कितना आ गया, 16,000 आ गया। और जब 80,000 में 6,000 गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया बच्चों? और इस बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड, रिवर्स आ रहे हैं। बताइए कितना आ रहा है, 1,53,932। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इन्वेंट्री टेकिंग में हमसे ये क्या करवाएगा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इलस्ट्रेशंस करेंगे इसके 9 और 10, तो वो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इलस्ट्रेशन 9 और 10 हम करने वाले हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, वो दोनों आपके केस 2 के इलस्ट्रेशंस हैं। कौन कौन से? इलस्ट्रेशन 9 और 10। केस 2 मतलब जब इन्वेंट्री टेकिंग मैंने कब करी होगी, ईयर एंड के बाद। तो 9 और 10 दोनों इसी के हैं, मतलब बिफोर ईयर एंड वाला आपके किताब में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को तो आ गया ना। हाँ, आप ट्राई करो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 9 और 10 ट्राई करना चाहते हो, यू जस्ट कैन ट्राई, ठीक है। कुछ सोर्स का इस्तेमाल मत करना, फिर अगर आप देख के कर आओगे तो फिर आपको आधा पढ़ा समझ में आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर ही लेंगे ना ये। चलो लिख लो इसको फटाफट और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।